ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। 72 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी और अभी भी 200 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है। इट्स गुड साइन कि बाजार थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा है वापस से फिर से पुल बैक दिखाने की। खैर, आज हमारा मार्केट महारथी का जो सेगमेंट है उसमें रियल टर्म्स में एक महारथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो मैं रियल टर्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो रियल टर्म के फैक्चुअल डाटा को ही देख के आपके सामने बात रखते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बिलीव नहीं करते। जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं, जो ट्रेंड है वो फ्रेंड है, और काफ़ी बारीक उनकी स्टडी रहती है। जो चीज़ हम अपनी नाकों से नहीं समझ पाते, मार्केट को अपफ्रंट नहीं देख पाते, उस पर वो कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। मैं बातचीत कर रहा हूँ विनोद कार्की की। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हेड ऑफ स्ट्रेटजिस्ट हैं। विनोद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपसे बातचीत करके हमेशा अच्छा लगता है। उसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ। उसका पीछे रीज़न ये है कि आप बहुत ही फैक्चुअली डाटा समझते हो, जानते हो। भाव और भावनाओं में से भाव की ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो, भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बिलीव नहीं करते। जो ट्रेंड है वही आपका फ्रेंड है, ये चीज़ आप नोटिस करते हो। और आपका फ्यूचरिस्टिक जो सोच है, यानी कि मार्केट का आगे की खबर को समझना जानना, ये भी आपका काफ़ी अच्छा है। विनोद भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ज़रा कैलकुलेट करके बताइए, एक तो ये HMPV वायरस की कितनी बड़ी दिक्कत है, ये आया और गया वाला मामला है, और दूसरा मार्केट बजट से पहले और अर्निंग्स के दौरान आप कैसे रिएक्ट करेगा सर? शुक्रिया अनिल जी, आपने काफी कुछ कहा मेरे बारे में, धन्यवाद। अच्छा, ये जो वायरस है, इसमें सबसे बड़ी बात जो लोगों को समझनी चाहिए कि जो रियल इश्यू आता है, जब भी आप हिस्टोरिकली देखिए, जो नोवेल वायरस कहते हैं इसको। नोवेल मतलब जो इंसानों के बीच पहले एक्सपोज नहीं हुआ है, तो उसमें जो ह्यूमन इम्यूनिटी होती है वो नहीं होती है उसको झेलने की, तो वो फेटल होता है, बहुत रिस्की होता है, जैसे कोरोना वायरस था। अब ये जैसे इसका हमने कल देखा, कई लोगों ने बताया कि ये तो डेकेड से है, ह्यूमन एक्सपोजर हुआ है इसका। तो ये जैसे कोई भी दूसरा वायरस होता है, कोल्ड फ्लू होता है, उस तरह का मतलब इसका एक्सपोजर होगा। बिकॉज इससे देखो, जो वल्नरेबल लोग हैं उनको इम्पैक्ट होगा, जैसे होता ही है। सर्दी खांसी होती है, लोगों को सीवियर हो जाती है, डेथ भी होती है एट टाइम्स। तो अच्छी बात यह है कि ये नॉवल वायरस नहीं है, तो इससे फेटेलिटी होने का रिस्क काफी कम है। तो ये जैसे दूसरी कोई बीमारी होती है उस तरह से चलेगा, तो उसमें कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं है। और दूसरी बात, जहां तक आपने बजट के बारे में पूछा था मेरे ख्याल से, तो बजट और अर्निंग्स, हाँ, ये दो बात आपने जो कही थी वही जो मैं, लेकिन मेरे को लगता है सबसे बड़ी बात जो मार्केट को अभी इसके ऊपर वाली जो वरी है, वो है मेरे हिसाब से ट्रम्प फैक्टर। और वो एक्चुअली इन्फ्लुएंस करेगा बजट को भी। बिकॉज आपने देखा होगा, कई हमें पिछले कुछ महीनों से रूपी में थोड़ी वॉलेटिलिटी है। और एक कारण ये भी है कि जो ट्रम्प यूफोरिया हुआ था सितंबर के बारे में, बाद सितंबर अक्टूबर के बाद लोगों को लगा ट्रम्प आएगा और बहुत सारे जो उसने उसके जो पॉलिसीज हैं, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज हैं, और जो इमिग्रेशन से रिलेटेड है और अदर थिंग्स से, टैरिफ से रिलेटेड है, उसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो उसके आपने देखा होगा कि यूएस में जो बॉन्ड यील्ड है वो 100 बेसिस पॉइंट, मतलब 3.5 से वो ऑलमोस्ट 4.5 4.6 हो गया है। तो उसके वजह से बहुत कुछ हो रहा है, मतलब पॉलिसी इम्पैक्ट हो रहा है, वैल्यूएशंस, बिकॉज बॉन्ड यील्ड जब बढ़ता है तो इक्विटी वैल्यूएशंस कम होता है। तो उसका सीधा नतीजा ये हुआ कि जब सितंबर में हमारा जो पी था फॉरवर्ड, वो 23 का था करीब। आज मैं जब देख रहा था सुबह, तो हमारा फॉरवर्ड पी 20 पे आ गया है। तो वो रीजनेबल है, 5% अर्निंग यील्ड मिल रही है आपको, 20 का पी चला गया है अब निफ्टी का। और इसका मेन रीजन मुझे लगता है कि जो यूएस बॉन्ड यील्ड जो है 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ी थी, वो मेन रीजन है। तो ट्रम्प फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कल थोड़ा सा उनने एक ऐसा खबर आया था कि वो टैरिफ पे थोड़ा वीक होंगे, तो डॉलर क्रैश हो गया, बिकॉज डॉलर की रैली उस कारण से हुई थी कि बॉन्ड यील्ड्स हाई रहेंगे, बिकॉज टैरिफ हाई रहेगा, तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो मुझे लगता है कि हमारा बजट होगा इस बार का, बिकॉज अगले साल हमको ये नहीं देखना है कि वो इलेक्शन जीतने हैं बहुत सारे स्टेट्स में, जनरल इलेक्शन कुछ नहीं, तो वेरी इलेक्शन लाइट जिसको कहते हैं साल है नेक्स्ट ईयर।
सो सारा का सारा पॉलिसी फोकस हमको लगता है कि जो डेवलपमेंट एजेंडा है उस पर शिफ्ट हो जाएगा, और फिस्कल प्रूडेंस की फिस्कल डेफिसिट घटाइए, बिकॉज एक्सटर्नल रिस्क बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन भी हमारी थोड़ी कड़क ही आई है पिछले 1-2 महीने में, 5.5-6 के आसपास आई है। और इस लास्ट महीने में जो ट्रेड डेफिसिट भी थोड़ा सा एडवर्स आया था, 38 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट आया, तो बहुत ज्यादा था। तो ये सब जब अगर ट्रम्प पॉलिसीज और ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी थोड़ा बढ़ती है, तो उसमें हमारी ऐसी सिचुएशन ना हो कि हम थोड़ा वल्नरेबल लगे ऑन फिस्कल डेफिसिट करंट अकाउंट। तो इस पे फोकस रहेगा मेरे ख्याल से पॉलिसी मेकिंग का। और तीसरा एंगल जो अर्निंग्स का है, आपने देखा ही है बहुत सारी कंपनीज ने अपने अपडेट्स दिए हैं, तो उससे एक क्लियर पिक्चर ये दिख रही है कि डिमांड उतनी खराब नहीं है। आपने देखा होगा सम ये जो रिटेल कंपनीज है, डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन स्पेशली जो बोलते हैं, और जो उनको लैंडिंग करती हैं, जो रिटेल लैंडिंग करते हैं, उनमें ग्रोथ अच्छी है। और ये क्वार्टर भी वैसा ही होता है जो सीजनली स्ट्रांग होता है। और पिछली बार क्या हुआ था कि जो पितृपक्ष था पिछले साल बेस में, वो इस क्वार्टर में था, तो वो उसका भी एक जंप मुझे लगता है वो नंबर्स में दिखेगा कि आपको डिमांड जो कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन अच्छा दिखेगा। और आगे के लिए जो बजट का जो रुझान होगा, वो मुझे लगता है डेवलपमेंट कैपेक्स इस तरफ रहेगा। तो इंडस्ट्रियल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और बैंक्स, इनके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स जिसको कहते हैं, उनका पॉजिटिविटी रहेगा। लेकिन जो ग्लोबल एक्सपोर्टर्स है उनके लिए थोड़ा सा ट्रम्प क्या करता है वो मैटर करेगा बेसिकली। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एचएमपीवी को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं है और बजट पर फोकस है, ट्रम्प फैक्टर बाजार के लिए रहेगा। विनोद सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक बोल रहा हूँ मैं नोएडा स्टूडियो से। बजट पर थोड़ा और फोकस करते हैं। चूंकि मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े थोड़े कमज़ोर आए थे, अगर हम जीडीपी के आंकड़ों की बात करें, तो आपको क्या लगता है सर कि बजट में की फोकस एरियाज इस बार सरकार के लिए क्या रहने वाले हैं, अपार्ट फ्रॉम जो कन्वेंशनल जो सेक्टर होते हैं, हेल्थ केयर, इंफ्रा, इसके अलावा कहां पर खास जोर रहेगा आपके हिसाब से? मैन्युफैक्चरिंग में तो खास ही रहेगा, बिकॉज अभी क्या होने वाला है, जो एक तरह से ये दुनिया थोड़ी सी चेंज हो रही है। हमने कई सालों, डेकेड से हमने देखा जो ग्लोबलाइजेशन का फैक्टर था कि इकोनॉमीज ओपन हो रही थी, जो बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेसिस हैं वहां पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता था। अब इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी जिसको कहते हैं कि हम अपना अपना देखो, मतलब इस तरह का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जैसे ट्रम्प बोल रहा है कि हमको अमेरिका ग्रेड बनाना है, क्योंकि हमको ऐसा नहीं है कि चाइना में ही मैन्युफैक्चर करके हम यहाँ कंज्यूम करें। हम ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेंगे कि यूएस से मैन्युफैक्चर हो, और लोग यूएस प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स को खरीदें। तो ये सिर्फ यूएस वाला केस नहीं होगा कि हर कंट्री चाहेगा कि इस तरफ जो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे। तो ये तो क्लियर लग रहा है कि ये सिचुएशन आएगी कि हर कंट्री चाहेगा कि उसमें उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग बेस स्ट्रांग हो। तो इसमें काफी फोकस रहेगा मेरे हिसाब से ऑन जो मेक इन इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, और डिजिटल इंडिया मुझे लगता है जो जहां पर हमने ऑलरेडी काफी महारथी हासिल कर चुके हैं हम लोग। दूसरी कंट्रीज हमारे इस तरह की जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इनफैक्ट अपनाने की बात कर रहे हैं, उस पे और फोकस रहेगा। तो डिजिटल इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग, और ये जो जो टिपिकली डेवलपमेंट कैपेक्स होता है जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर से कहिए या हेल्थ या जो भी होता है, ये सब तो रहेगा ही। तो इस साल मुझे लगता है जो वेलफेयर और क्या कहते हैं सोशल स्पेंडिंग, उस पे थोड़ा कम रहेगा। इलेक्शन नहीं है इस साल, तो हम वो, और इस बार क्या हो रहा है कि थोड़ा रूरल रिकवरी भी हो रही है, और वाटर रिजर्वायर लेवल्स अच्छे हैं। तो मुझे लगता है राबी क्रॉप का जो सीजन होगा वो भी अच्छा रहेगा। तो वहां पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, फंड्स को ज्यादा उस तरफ देने की। तो ज्यादा मेरे को लगता है फोकस ये डेवलपमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैन्युफैक्चरिंग, इस पर ज्यादा रहेगा। तो इस तरफ की जो कंपनीज हैं, जो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स हैं, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, उनको एक उनकी जो परसेप्शन है उनकी तरफ, वो पॉजिटिव होता जाएगा इन्वेस्टर्स का।
ऑलराइट, तो मैन्युफैक्चरिंग एक थीम है जो कि आपको ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। विनोद जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। हमेशा अच्छा लगता है आपका पर्सपेक्टिव जानकर। पर विनोद जी एक बार फाइनेंशियल्स पे भी आपका टेक चाहिए, क्योंकि हमेशा वैल्यूएशंस को लेकर इन्वेस्टर्स का रुझान ज़रूर रहता है और फाइनेंशियल्स हमारी इकोनॉमी में किस तरीके का रोल प्ले करते हैं, एज अ ग्रोथ इंजन साबित होते हैं, इस सबसे हम वाकिफ़ ज़रूर हैं। पर हाल फिलहाल परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं आ रही है। आप अगर देखें HDFC या फिर अन्य दिग्गज बैंकिंग के अपडेट्स, वहाँ से इतना रुझान नहीं है। साथ ही अन्य फाइनेंशियल स्पेस या उसी में अगर थोड़ा आगे जाएं तो MFI का स्ट्रेस जो है लगातार बरकरार है। ऐसे में आपका क्या व्यू है फाइनेंशियल स्पेस पे? क्या यहाँ पर कोई पॉकेट है जहाँ पर आपको लगता है एज एन इन्वेस्टर अभी भी मौके हैं, या फिर आपकी क्या रीडिंग है, कितने समय लग सकता है हमें ये कुछ अनिश्चितताओं से बाहर आने के लिए? ये साइकिल जिसको कहते हैं ओवरऑल, तो अगर आप आरबीआई की रीडिंग्स देखें लेटेस्ट, तो हम अभी भी इस साल भी एनपीए का बॉटम बनाएंगे ओवरऑल बेसिस पे। अब उसमें अनसिक्योर्ड लेंडिंग वाले जो हैं उन पर ज्यादा प्रेशर आ रहा है, और उसमें भी क्या होता है, जो हाई क्वालिटी कंपनीज हैं, जो बैंक्स हैं, उनमें हमने नहीं देखा कोई खास एनपीए बढ़ते हुए। जो माइक्रो फाइनेंस है और छोटे लेंडर्स हैं, उनमें ज्यादा देखा गया है, इश्यू है। तो अगर मैं मैक्रो पिक्चर देखूं तो फाइनेंशियल्स में सबसे पहले आपको देखना होता है कि एनपीए साइकिल कहाँ है। तो मुझे लग रहा है कि एनपीए साइकिल के हम बॉटम पे हैं। तो बॉटम पे है, इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट पीक बनते बनते कई साल लग जाएंगे। तो वहां पर ज्यादा कंसर्न नहीं है, कंसर्न मार्जिन पर है। बिकॉज हमने देखा कि एक 2022 के बाद एक जंबो रेट हाइक्स शुरू हुई थी ग्लोबली और इंडिया में भी। तो उस चक्कर में अभी जो कैचअप हो रहा है, उसमें निम्स का थोड़ा इश्यू रहेगा। तो वो एक इश्यू है। और तीसरा है कि जो क्रेडिट ग्रोथ में क्या हो रहा है कि अगर आप उसको ब्रेक करें और केयरफुली देखें, तो आरबीआई नहीं चाहता है कि अनसिक्योर्ड लैंडिंग बहुत ज्यादा हो, बिकॉज वहां पर एनपीएस के इश्यूज उनको दिख रहे। तो वो वैसे ज्यादा ग्रो कर रहा था पहले, तो वो स्लो डाउन हो रहा है। और जो इंडस्ट्री साइड में जो क्रेडिट ग्रोथ है वो बहुत स्लो था, वो बढ़ रहा है, बट उसमें उतना उछाल नहीं आया कि वो ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ को उतना पिकअप करा ले। तो ये चक्कर हो रहा है। तो थोड़ा सा जो रिटेल लेंडिंग साइड में सॉफ्टनेस है ग्रोथ में, बट इंडस्ट्री साइड में ग्रोइंग है, लेकिन उस रफ्तार से नहीं है कि वो ओवरऑल को ऊपर ले आए। तो और एनपीए में बॉटम है, निम्स पे प्रेशर है। तो ये मोरलेस ये सिचुएशन है। और वैल्यूएशंस अगर आप देखें ये स्टॉक्स की, एकदम कंफर्टेबल है मेरे हिसाब से। आज की डेट में अगर मैं पूरे बाजार में देखूं तो सबसे कंपेलिंग वैल्यूएशंस लार्ज फाइनेंशियल्स में है और आपके कमोडिटीज में है। ये दो ही सेक्टर हैं जहां पर आपको कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म एवरेज के काफी नीचे हैं वैल्यूएशंस इनके। जो इनके वैल्यूएशन चलते थे, इनमें जो हाई क्वालिटी ग्रोथ कंपनीज हैं उनके वैल्यूएशंस, यही दो सेक्टर बचे हैं जहां पर वैल्यूएशंस लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे हैं। ठीक है विनोद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके हमेशा की तरह, और इस बार भी आपने काफ़ी अच्छे इंसाइट्स हमको दिए जो कि हमारे काफ़ी काम आएंगे। जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी, और नए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम को, आपके घर को, और साथ ही आप हेल्दी और वेल्दी बने रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद भाई, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।